हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास केमिस्ट्री। और 12th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 16 त्रिविम रसायन से संबंधित, जो लगभग समाप्ति के कगार पर है। प्यारे विद्यार्थियों, अपनी चर्चा चल रही थी पिछले वीडियो से ही स्वरूपण समावयवता के बारे में। मैंने आप लोगों को स्वरूपण समावयवता क्या होती है और एथेन यौगिक के अंदर स्वरूपण समावयवता किस प्रकार से प्रदर्शित होती है, इन सब के बारे में चर्चा पिछले वीडियो में मैं कर चुका हूं। तो जो विद्यार्थी नए हैं वो आप लोग उस सेशन को जाकर जरूर देख लीजिए। अब बढ़ते हैं अपना आगे की तरफ। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया था कि एथेन जो होता है ना, एथेन के अंदर स्वरूपण समावयवता को प्रदर्शित करने के लिए दो तरीके हैं, दो शैलियाँ हैं। इनमें पहली शैली है न्यूमान प्रक्षेपण। न्यूमान प्रक्षेपण के माध्यम से इस प्रकार से अपन एथेन के दो स्वरूपण समावयवी ग्रसित स्वरूप और सांद्रित स्वरूप को बनाते हैं। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात करते हैं अपन दूसरी शैली के बारे में, दूसरे तरीके के बारे में। तो एथेन के स्वरूपण समावयवी बनाने के दूसरा तरीका की बात करें अपन, तो वो होता है सोहर्स प्रक्षेपण। देखो, सोहर्स प्रक्षेपण की बात करते हैं तो इसमें अणु को कागज के तल के लंबवत कार्बन कार्बन अक्ष से थोड़ा हटकर किसी कोण पर देखा जाता है। जैसे मैं बात कर रहा था वहां पर न्यूमान प्रक्षेपण जो होता है ना, न्यूमान प्रक्षेपण में आपने क्या देखा था, जैसे मान लीजिए ये एथेन अणु की संरचना है तो इसको आपने इस प्रकार से देखा था। ठीक है, इस प्रकार से आपने यहाँ पर इसको देखा था। तो ये तो था न्यूमान प्रक्षेपण, बिल्कुल सामने से आप लोग देख रहे हो। तो जो आपके सामने वाला कार्बन है वो तो आपको दिख रहा है, परंतु पीछे वाला कार्बन क्या है, सामने वाले कार्बन के पीछे पूरी तरह से दब चुका है। ठीक है, तो ये तो कौन सा था, न्यूमान प्रक्षेपण था। अब सोहर्स क्या बोलता है कि इसको बिल्कुल सामने से न देखकर इसको थोड़ा सा किसी कोण पर देखा जाए। इस प्रकार से क्या किया जाए, इसको किसी कोण पर देखा जाए। ठीक है, तो इस कोण पर देखकर इन्होंने क्या किया, दो स्वरूप बनाने का प्रयास किया। और वो स्वरूप कौन कौन से हैं, एक तो है आपका ग्रसित स्वरूप और एक है सांद्रित स्वरूप। तो देखो यार, इसमें अणु को कागज के तल के लंबवत कार्बन कार्बन अक्ष से थोड़ा हटकर किसी कोण पर देखा जाता है। और यदि एक कार्बन के तीनों हाइड्रोजन परमाणु परस्पर एक ही दिशा में विन्यासित होते हैं, जैसे देखो यहाँ पर ये दो कार्बन यहाँ पर है बिंदी के रूप में। ठीक है, और इन दोनों कार्बन को जुड़े हुए तीन हाइड्रोजन और ये तीन हाइड्रोजन देखो बिल्कुल एक जैसे अभिविन्यासित है ना दोनों। इस वाले हाइड्रोजन के सामने ये वाला हाइड्रोजन, इस वाले के सामने ये वाला हाइड्रोजन, इस वाले के सामने ये वाला हाइड्रोजन। ठीक है, तो बिल्कुल एक दूसरे के क्या है, आमने सामने है। तो इसे हम बोलेंगे क्या, ग्रसित स्वरूप कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्रसित स्वरूप कहेंगे। और यहाँ पर देखो, इस वाले में देखो आपको, इसमें क्या है, इन दोनों कार्बन को जुड़े हुए, इस कार्बन को जुड़े हुए तीन हाइड्रोजन और इस कार्बन को जुड़े हुए तीन हाइड्रोजन को देखो, इन दो हाइड्रोजन के बीच में उसका एक हाइड्रोजन आ रहा है, वैसे ही इन दो के बीच में इसका एक हाइड्रोजन आ रहा है क्या यहाँ पर। तो ये स्वरूपण क्या कहलाएगा, ग्रसित स्वरूपण कहलाएगा। ठीक है, तो एक सामान्य सी बात मैंने आपको बता दी है कि सोहर्स प्रक्षेपण जो होता है ना, इसमें कार्बन कार्बन अक्ष से थोड़ा किसी कोण पर हटकर, थोड़ा किसी कोण पर उसको देखा जाता है। थोड़ा बहुत कोण यहाँ पर ले लेंगे अपन, ज्यादा बड़ा कोण नहीं लिया जाता है, छोटे कोण पर इसको देखा जाता है। उसमें अणु को कागज के तल के लंबवत कार्बन कार्बन अक्ष से थोड़ा हटकर किसी कोण पर देखा जाता है। अब यदि एक कार्बन के तीनों हाइड्रोजन परमाणु परस्पर एक ही दिशा में अभिविन्यासित होते हैं तो उसे ग्रसित स्वरूप कहते हैं। और ग्रसित स्वरूप कहते हैं। और एक कार्बन के तीनों हाइड्रोजन परमाणु के मध्य तलों में दूसरे कार्बन के तीनों हाइड्रोजन परमाणु विन्यासित होंगे तो इसे बोला जाएगा क्या, सांद्रित स्वरूपण कहते हैं। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर इसको चेंज कर लेंगे, है ना। यदि दोनों, यहाँ पर दोनों लगा लेंगे आप लोग, दोनों कार्बन के तीनों हाइड्रोजन परमाणु परस्पर एक ही दिशा में विन्यासित होते हैं तो इसे बोला जाएगा ग्रसित स्वरूप। और यदि एक कार्बन के तीनों हाइड्रोजन परमाणु के मध्य तलों में दूसरे कार्बन के तीनों हाइड्रोजन परमाणु हो तो उसमें बोला जाएगा आपका सांद्रित स्वरूप, आंतरिक स्वरूप उसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात अपनी यहाँ पर हो गई है कि सोहर्स प्रक्षेपण सूत्र के माध्यम से किस प्रकार से एथेन के दो समावयव बनाते हैं। आप लोगों को ये दो समावयव बनाकर यहाँ पर बताने हैं।
दो ही बनाते हैं, न्यूमान में भी दो बनाएंगे, ग्रसित व सांतरित, और साहर्स में भी दो बनाएंगे, ग्रसित व सांतरित। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये साहर्स प्रक्षेपण वाली बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं अपने आगे की तरफ। तो देखो, अपन ने एथेन का सोहर्स रूप भी बना लिया, न्यूमान रूप भी अपन ने बना लिया। इनमें अपन दो समावयवियों को मुख्य मान रहे हैं, एक है ग्रसित और एक है सांतरित। परंतु हम बात करें तो देखो, जैसे मैं आप बात करूँ एथेन की संरचना मान लेते हैं आप 3D में। अब मैं क्या बोल रहा था कि इस एकल बंध के मुक्त घूर्णन के कारण व्यवस्थाएं तो विभिन्न प्राप्त होती है। देखो, थोड़े से कोण को घुमाया अलग व्यवस्था प्राप्त होगी, फिर थोड़े से घुमाया अलग व्यवस्था, थोड़े से घुमाया अलग व्यवस्था, अलग व्यवस्था, अलग व्यवस्था। इस प्रकार से आप लोग जब उसको 180 डिग्री पर घुमाओगे सभी को, तो यहाँ पर आपको अनंत व्यवस्थाएं प्राप्त हो सकती। सॉरी, इसको अपन यहाँ पर इस प्रकार से 360 डिग्री पर घुमाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगी, अनंत व्यवस्थाएं प्राप्त हो जाएगी। यानी कि सिग्मा बंध को किसी भी कोण पर घुमाया जा सकता है, अर्थात सैद्धांतिक रूप से अपन बात करें तो स्वरूपों की संख्या क्या हो सकती है, अनंत हो सकती है। परंतु अपन दो को मुख्यतः पढ़ते हैं, और वो दो कौन कौन से हैं, एक तो है ग्रसित और एक है सांतरित। तो वैसे तो स्वरूपण जो होते हैं, चाहे वो एथेन का यौगिक हो या कोई अन्य यौगिक हो, स्वरूपण जो होते हैं, त्रिविम व्यवस्थाएं जो होती है वो अनंत हो सकती है, क्योंकि आप लोग किसी भी कोण पर उसको घुमा सकते हो। इस प्रकार से अलग अलग व्यवस्थाएं यहाँ पर प्राप्त आपको हो जाएगी। प्रत्येक कोण पर आपको अलग व्यवस्था प्राप्त होगी। जैसे मानते हैं 1 डिग्री पर घुमाया अलग व्यवस्था प्राप्त हुई, 2 डिग्री पर घुमाया अलग व्यवस्था प्राप्त हुई, 3 पर अलग व्यवस्था प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से क्या हुआ ये कि यहाँ पर सिग्मा बंध को अपन जब घुमाते हैं तो आपको अनंत व्यवस्थाएं प्राप्त हो जाती है। परंतु अपन यहाँ पर केवल कितनी बात करेंगे, केवल दो की बात करेंगे, ग्रसित व सांतरित। वो सिंपल सा तरीका इनको पहचानने का कि जब एक कार्बन के तीनों हाइड्रोजन परमाणु दूसरे कार्बन के तीनों हाइड्रोजन परमाणु को बिल्कुल आमने सामने इनके ये है, तो उस कंडीशन में अपन बोलेंगे वो ग्रसित है। और जब एक कार्बन के तीनों हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच के तलों में सामने वाले कार्बन के तीनों हाइड्रोजन परमाणु है तो उसे अपन सांतरित कह देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर ग्रसित व सांतरित स्वरूपण के बारे में बात कर ली है। अब इन्हीं के बारे में बात को अपन आगे बढ़ाते हैं। ग्रसित स्वरूप में दोनों कार्बन के हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य कम दूरी होने के कारण इनमें त्रिविम बाधा जो होती है वो अधिक होती है। देखो क्या होता है, ग्रसित स्वरूप में मैंने आपको बताया था कि दोनों कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु बिल्कुल आमने सामने होते हैं, और बिल्कुल आमने सामने होने के कारण यहाँ पर जो दूरी होती है ना, वो दूरी सबसे कम होती है। और जब परमाणुओं के मध्य दूरी कम है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और ये प्रतिकर्षित करने की जो प्रवृत्ति होती है उसको क्या बोलते हैं, त्रिविम बाधा कहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ग्रसित स्वरूप में दोनों कार्बन परमाणुओं के हाइड्रोजन जो परमाणु होते हैं वो उनके मध्य दूरी कम होने के कारण त्रिविम बाधा अधिक होगी, और त्रिविम बाधा अधिक होने के कारण ये कम स्थायी होता है। जब ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे ये हाइड्रोजन परमाणु, तो इस कारण ग्रसित स्वरूप क्या होता है, कम स्थायी होता है। जबकि सांतरित स्वरूप की अपन बात करते हैं तो इनमें दोनों कार्बनों के जो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं वो परस्पर अधिक दूरी पर होने के कारण त्रिविम बाधा न्यूनतम होगी, और जब त्रिविम बाधा न्यूनतम होगी तो ये अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ग्रसित स्वरूप कम स्थायी होते हैं जबकि सांतरित स्वरूप अधिक स्थायी होते हैं, ऐसा क्यों? तो आप लोग कारण बता सकते हैं। क्या बताएंगे आप लोग कि ग्रसित स्वरूप में दोनों कार्बन के हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य दूरी कम होने के कारण त्रिविम बाधा अधिक होती है, इसीलिए ये कम स्थायी होते हैं। जबकि सांतरित स्वरूप में दोनों कार्बन परमाणुओं पर जुड़े हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य दूरी अधिक होने के कारण त्रिविम बाधा न्यूनतम होती है, और त्रिविम बाधा न्यूनतम होने के कारण ये अधिक स्थायी होते हैं। आगे बात करें तो इन दोनों स्वरूपों में ऊर्जा अंतर जो होता है वो केवल 3 किलो कैलोरी प्रति मोल होता है। कितना होता है प्यारे विद्यार्थियों? केवल 3 किलो कैलोरी प्रति मोल। अब इतना कम ऊर्जा अंतर है, इसीलिए कमरे के तापमान पर भी ये एक दूसरे में आसानी से क्या होते हैं, रूपांतरित होते रहते हैं। तो यहाँ पर ऊर्जा अंतर बहुत कम होने के कारण ये कमरे के तापमान पर भी एक दूसरे में रूपांतरित हो जाते हैं, और जब ये लगातार एक दूसरे में बदलते रहेंगे तो इनको अलग करना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। यानी कि ये जो आपके होते हैं ना स्वरूपण समावयवी, इनको अलग नहीं किया जा सकता है, बहुत मुश्किल होता है। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि ऊर्जा अंतर बहुत कम है, केवल 3 किलो कैलोरी प्रति मोल
ऊर्जा अंतर है, इसीलिए अपन इसको क्या कर सकते हैं, इसको अपन अलग नहीं कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। तो देखो ये बात हो गई अपनी अभी तक एथेन के स्वरूपण के बारे में, यानी कि एथेन के जो स्वरूपण समावयवी होते हैं वो सोहर्स और न्यूमान दोनों ने अपने अपने हिसाब से प्रदर्शित करने का प्रयास किया। और एथेन के मुख्यतः दो समावयवियों की हम बात करते हैं, एक है ग्रसित स्वरूप और एक है सांद्रित स्वरूप। इसके बारे में बात अपन ने यहाँ पर कर ली है और ये पूरी तरह से यहीं पर समाप्त हो जाती है। अब बात करेंगे अपन स्वरूपण समावता के बारे में ही, और स्वरूपण समावता दूसरे किन यौगिकों के अंदर पाई जाती है इसमें बात करें अपन। तो देखो पहले यौगिक तो कौन सा हो गया स्वरूपण समावता जिसमें पाई जाती है, वो एथेन हो गया। और दूसरा यौगिक कौन होता है जिनके अंदर स्वरूपण समावता पाई जाती है, वो है आपका वलय तंत्र। वलय तंत्र में स्वरूपण समावता, यानी कि वलय वाले जो यौगिक होते हैं, रिंग वाले जो यौगिक होते हैं, उनमें किस प्रकार से स्वरूपण समावता पाई जाएगी, इसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा शुरू करते हैं। तो देखिए आपको ध्यान से देखो, वलय तंत्र में स्वरूपण की बात करें तो वलय तंत्र में स्वरूपण का अध्ययन करने के लिए सबसे उपयुक्त उदाहरण जो माना जाता है ना, वो माना जाता है साइक्लोहेक्सेन को। इसको माना जाता है साइक्लोहेक्सेन को सबसे उपयुक्त उदाहरण माना जाता है आपका किसका, इस वलय तंत्र में स्वरूपण का अध्ययन करने के लिए, जिसमें सभी कार्बन परमाणु क्या होते हैं, sp3 संकलित अवस्था में होते हैं और परस्पर 109 डिग्री 28 मिनट के कोण पर स्थित होते हैं। अब आप लोग खुद ही सोच सकते हैं कि जब 6 कार्बन परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं और उनके मध्य बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट है, तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि ये समतल में हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकता भाई। कि यदि 6 कार्बन परमाणु एक वलय के अंदर जुड़े हुए हैं और वहां पर कोण 109 डिग्री 28 मिनट है, इतना बड़ा कोण है, तो वो परमाणु कभी भी समतल में या समतल षटकोणीय संरचना इसकी नहीं हो सकती। तो वास्तव में इसकी संरचना होती कैसी है, त्रिविम में अपन देखें, 3D में अपन देखें तो वास्तव में इसकी संरचना कुर्सी के समान होती है या नौका के समान होती है। किसके समान होगी, या तो कुर्सी के समान होगी या नौका के समान होती है। तो क्या होती है ये कुर्सी स्वरूप, क्या होते हैं ये नौका स्वरूप। साइक्लोहेक्सेन की संरचना सोहर्स ने किस प्रकार से बताई, न्यूमान ने किस प्रकार से बताई, इस सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे बहुत ही विस्तार पूर्वक नेक्स्ट सेशन में। और उस सेशन में आपका ये अध्याय पूरी तरह से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने वलय तंत्र में स्वरूपण की बात की है। यहाँ पर मुख्यतः अपन साइक्लोहेक्सेन को पढ़ने वाले हैं, जिसमें प्रत्येक कार्बन का संकरण sp3 होता है, बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट होता है। और इतने बंध कोण के होने के कारण यहाँ पर ये समतल संरचना तो हो नहीं सकती, समतल षटकोणीय संरचना तो ये हो नहीं सकती। इसीलिए अपन बोलते हैं कि भाई इसकी संरचना त्रिविम में अपन देखें तो या तो कुर्सी रूप में होगी या नौका रूप में होगी। अब किस प्रकार की ये संरचनाएं होती है, इन सभी के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक अपन चर्चा करेंगे। तो आप लोग उस सेशन में आना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय विद्यार्थी। Download app in Play Store. Vinayak Education Group. Online course and classes. RBSE 12th. Chemistry. Physics. Biology. Hindi and English. RBSE 10th. Science. Maths. Social Science. Sanskrit. Hindi and English. Vinayak Education Group. This app is perfect for you. All RBSE classes. In this app. Every day. Online classes of video lectures and weekly test challenge. Thanks for watching and download.